हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की जो वीडियो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएसजे यूनिवर्सिटी वालों की बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो है और पेपर फर्स्ट की वीडियो है। इसमें हम आगे यूनिट 3 चल गई है। इससे पहले की भी वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आपकी आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक स्थिरीकरण और शिक्षा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट 3 की लास्ट वीडियो है, ठीक है। और आने वाली वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं सामाजिक स्थिरीकरण क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने सामाजिक स्थिरीकरण का महत्व। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसके महत्व पूछे जाएंगे, विशेषताएं पूछी जाएंगी, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। शिक्षा का प्रभाव देखने वाले हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण होता है किसी भी चीज़ को लेके भेदभाव, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके भेदभाव का मतलब है चाहे वो पैसे को लेके हो, लिंग को लेके हो, जाति को लेके हो, धर्म को लेके हो, किसी भी प्रकार का अगर व्यक्ति में भेदभाव किया जा रहा है तो वो सामाजिक स्थिरीकरण के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक स्थिरीकरण के महत्व को देखते हैं। सबसे पहला इसका महत्व है आवश्यकताओं की पूर्ति। आधुनिक युग में अपनी आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति हम केवल उस समय कर सकते हैं जब विशेषीकरण, संविभाजन और औद्योगिकीकरण उन्नत स्थिति में हो। सामाजिक स्थिरीकरण इन सभी दशाओं को प्रोत्साहन देकर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देता है। शक्ति का संतुलन। सामाजिक स्थिरीकरण समाज के समस्त सदस्यों के मध्य शक्ति का संतुलन भी बनाए रखने का कार्य करता है। स्थिरीकरण की व्यवस्था में जिन व्यक्तियों को प्रशासकीय और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उनकी संख्या अत्यंत अल्प होती है। दूसरी ओर जिन व्यक्तियों को सामाजिक स्थिरीकरण में अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते उनकी संख्या अधिक होती है। फिर तीसरा आता है सामाजिक परिवर्तन। स्थिरीकरण के फलस्वरूप सभी व्यक्ति अपनी योग्यताओं की पूर्ति करने और उच्च पदों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसके हेतु वे अपने व्यवहारों और मनोवृत्तियों, कार्य का ढंग एवं रहन सहन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक संघर्षों से सुरक्षा। सामाजिक स्थिरीकरण समाज के विभिन्न अंगों को आवश्यक संघर्षों से बचाकर सामाजिक संगठन को दृढ़ बनाता है। इस कार्य हेतु स्थिरीकरण की व्यवस्था प्रत्येक वर्ग में अधिकारों का वितरण इस प्रकार से करती है कि प्रत्येक समूह दूसरे समूह के निश्चित कार्य पर नियंत्रण लगाए। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक स्थिरीकरण की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो ये ट्यूमिन के अकॉर्डिंग विशेषताएं हैं, ठीक है। ट्यूमिन ने जो विशेषताएं दी हैं, तो सबसे पहली विशेषता दी है सामाजिक स्थिरीकरण पुरातन है। पुरातन का अर्थ है कि ये काफ़ी पुराना है, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसके प्रमुख आधार आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि गुण थे, लेकिन वर्तमान में अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया गया है। मतलब आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति या जन्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक समाज में हमेशा दो वर्ग विद्यमान रहे हैं, एक पूंजीपति, दूसरा श्रमिक। अतः कह सकते हैं कि वर्ग स्थिरीकरण प्रत्येक समाज में बहुत पहले से ही विद्यमान रहा है। फिर आता है सामाजिक स्थिरीकरण के विभिन्न स्वरूप। तो सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है। प्राचीन काल में सामाजिक स्थिरीकरण का सरलतम आधार यौन भेद, आयु भेद और शारीरिक शक्ति था। विश्व के सभी समाजों में व सभी कालों में इसका स्वरूप समान नहीं रहा। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्थिरीकरण पाया जाता है, तो यूरोप में वर्ग व्यवस्था और अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार सभी समाजों में स्थिरीकरण इन्हीं सामान्य नियमों द्वारा न होकर स्थान, परिस्थिति एवं संस्कृति द्वारा प्रभावित होता है। फिर तीसरी विशेषता आती है सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। तो सामाजिक स्थिरीकरण कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित न रहकर पूरे समाज में व्याप्त रहता है। सामाजिक स्थिरीकरण को आयु, रंग एवं यौन भेद के आधार पर नहीं, वरन समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों एवं परिस्थितियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है और अचेतन रूप से स्थिरीकरण को स्वीकार करता है। फिर चौथी विशेषता आती है सामाजिक स्थिरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। तो अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें स्थिरीकरण ना पाया जाता हो। तो बोटोमोर के अनुसार समाजों का वर्गीकरण अथवा स्तरों में विभाजन जिससे प्रतिष्ठा एवं शक्ति प्राप्त होती है, सामाजिक संरचना का एक सार्वभौमिक तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषताएं भी आपकी कंप्लीट होती हैं। फिर आता है सामाजिक स्थिरीकरण का शिक्षा पर प्रभाव।
ठीक है। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में सामाजिक स्थिरीकरण का विशेष स्थान रहा है। सामाजिक स्थिरीकरण के शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करने के लिए समय समय पर शिक्षा समाजशास्त्रियों द्वारा अनेक व्यवस्थित अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक स्थिरीकरण मुख्य रूप से निम्न वर्णित ढंग से शिक्षा को प्रभावित करता है। सबसे पहले अभिभावकों द्वारा शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। तो सामाजिक स्थिरीकरण के अंतर्गत निम्न स्तरों या वर्गों के परिवारों में शिक्षा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था। इस वर्ग के माता पिता ना तो शिक्षा को आवश्यक महत्व देते थे और ना ही अपने बच्चों की शिक्षा का समुचित ध्यान रख पाते हैं। इस स्थिति में इस स्तर के परिवारों के बच्चों की शिक्षा ना तो सुचारू रूप से चल पाती है और ना ही संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस विषय में अमेरिका के विद्वान लिंड द्वारा किया गया अध्ययन उल्लेखनीय है। इन विद्वानों ने अमेरिका के मिडिल टाउन में एक अध्ययन का आयोजन किया तथा निष्कर्ष स्वरूप स्पष्ट किया कि औद्योगिक नगर में निम्न वर्ग के माता पिता मध्यम वर्ग के माता पिताओं की तुलना में अपने बालकों की पढ़ाई की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। दूसरा है अध्यापकों के दृष्टिकोण में अंतर। समाज में व्याप्त सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों में आने वाले बालकों के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण में भी अंतर पाया जाता है। सामान्य रूप से निम्न वर्ग के बालकों के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण अच्छा नहीं पाया जाता है। इसका एक कारण भी है। वास्तव में निम्न वर्ग के बालक मध्यम वर्ग के सामाजिक मूल्यों से भली भांति अवगत नहीं होते। इस अज्ञानता के कारण अध्यापकों द्वारा निम्न वर्ग के बालकों को दंडित भी किया जाता है। अध्यापकों के इस दृष्टिकोण के कारण निम्न वर्ग के बालकों की शैक्षिक प्रगति सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। तीसरा आता है पाठ्यक्रमों के चुनाव पर प्रभाव। तो सामाजिक स्थिरीकरण का प्रभाव बालकों के द्वारा किए जाने वाले पाठ्यक्रम के चुनाव पर भी पड़ता है। निम्न आर्थिक वर्ग के बालकों तथा मध्यम एवं उच्च आर्थिक स्थिति वाले बालकों में पाठ्यक्रम का चुनाव नितांत भिन्न रूप से होता है। इस अंतर के लिए कुछ सुविधाओं की न्यूनता भी जिम्मेवार होती है। पाठ्यक्रम के इस प्रकार के प्रतिबंधित चुनाव के परिणाम स्वरूप निम्न और उच्च वर्ग के बालकों की शैक्षिक प्रगति में उल्लेखनीय अंतर हो जाता है। इस निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए वार्नर, हैवीहर्स्ट तथा लोब ने व्यवस्थित अध्ययनों का आयोजन किया। उनके मत के अनुसार हाई स्कूलों में छात्रों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के आधार पर विषयों का चुनाव होता है, न कि उनकी योग्यता के आधार पर। वास्तव में समान बुद्धि स्तर रखने वाले छात्रों में से उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले छात्रों के लिए निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले छात्रों की तुलना में महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर काफ़ी अधिक होते हैं। नेक्स्ट आता है छात्रों में अपने मूल्यांकन में त्रुटि। तो सामाजिक स्थिरीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव निम्न वर्ग के छात्रों के आत्म मूल्यांकन पर भी पड़ता है। निम्न वर्ग के बालक विभिन्न कारणों से कुछ हीन भावनाओं के शिकार होते हैं। वे स्वयं अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के विषय में सही अनुमान नहीं लगा पाते। इस स्थिति में वे शैक्षिक क्षेत्र में यथा योग्य प्रगति नहीं कर पाते। इस प्रकार निम्न वर्ग के बालकों की यही हीन भावना उनकी शिक्षा के स्तर एवं उपलब्धियों को प्रभावित करती है। इस विषय में गुथवाइली द्वारा किया गया अध्ययन उल्लेखनीय है। उनके अध्ययन का निष्कर्ष था कि उच्च सामाजिक वर्गों के छात्रों की अपेक्षा निम्न वर्ग के छात्र अपनी योग्यता के विषय में अधिक निम्न अनुमान रखा करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बोली समझने में अंतर। सामान्य रूप से भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों में कुछ न कुछ भिन्न रूप वाली बोली एवं शब्दों का प्रचलन होता है। इस स्थिति में निम्न सामाजिक वर्ग वाले बालक विद्यालय में आकर अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बोली को भली भांति नहीं समझ पाते। इस असमर्थता के कारण वे शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में कुछ पिछड़ जाते हैं। इस विषय में पोशाक महोदय ने एक अध्ययन का आयोजन किया तथा निष्कर्ष रूप स्पष्ट किया कि मध्यम वर्ग की अपेक्षा निम्न वर्ग के छात्रों को अध्यापक की बोली समझने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर आता है प्रेरणाओं में अंतर। तो शैक्षिक प्रगति के लिए प्रेरणाओं का होना नितांत आवश्यक होता है। प्रेरणाओं के अभाव में शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। विभिन्न अध्ययनों द्वारा पाया गया कि निम्न वर्ग के बालकों के लिए प्रेरणाओं की भी न्यूनता होती है और प्रेरणाओं की इस
न्यूनता के कारण इस वर्ग के बालकों की शैक्षिक प्रगति एवं शैक्षिक उपलब्धियां भी कम रहती हैं। फिर आता है आकांक्षाओं में अंतर। तो जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं उनकी आकांक्षाओं में भी अंतर होता है। देखिए, सामाजिक प्रगति के लिए छात्रों की समुचित आकांक्षाओं का भी होना आवश्यक होता है। यदि बालक की आकांक्षाएं ही निम्न होंगी तो वह प्रगति किस प्रकार करेगा। सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न सामाजिक स्तरों वाले छात्रों की आकांक्षाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। सामान्य रूप से निम्न एवं श्रमिक वर्ग के बालकों की शैक्षिक आकांक्षाएं भी निम्न होती हैं, अतः वे शैक्षिक क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं कर पाते। इस विषय में बिने ने एक अध्ययन किया तथा निष्कर्ष रूप बताया कि समाज के मध्यम वर्ग के छात्र श्रमिक वर्ग के छात्रों की अपेक्षा अधिक ऊंची आकांक्षाएं रखते हैं। वे खेल की अपेक्षा कार्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वे पढ़ने में भी अधिक रुचि लेते हैं। स्त्रीकरण संबंधी इस भिन्नता के प्रभाव शिक्षा पर अनिवार्य रूप से पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है जातिगत स्त्रीकरण तथा शिक्षा। देखिए, भारतीय समाज में स्त्रीकरण का एक रूप जातिगत सामाजिक स्त्रीकरण भी है। ठीक है, तो जो सामाजिक स्त्रीकरण होता है वो क्या है, जाति के बेस पर अगर किया जाए, ठीक है, तो सभी को शिक्षा की पूर्ण अनुमति नहीं थी और पूरी तरह से शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं करने दी जाती थी। ठीक है, तो सामाजिक स्त्रीकरण के इस रूप के अंतर्गत संपूर्ण समाज को विभिन्न जातियों में बांटा गया है तथा विभिन्न जातियों में उच्चता और निम्नता की स्पष्ट व्यवस्था स्वीकार की जाती है। सामाजिक स्त्रीकरण की इस व्यवस्था ने भी शिक्षा को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति का व्यवसाय पूर्व निर्धारित माना जाता था। इस स्थिति में प्रत्येक जाति के बालकों की शिक्षा व्यवस्था जातिगत व्यवसाय के अनुरूप ही होती थी। तथा कथित निम्न जातियों के बालक शिक्षा सुविधा से प्रायः वंचित ही रह जाया करते थे। जैसा कि मैंने कहा कि पहले समय में जो निम्न जातियां होती थीं उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। भले ही आज जातिगत व्यवस्थाओं का बंधन कठोर नहीं रहा हो तो भी जातिगत सामाजिक स्त्रीकरण आज भी शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। आज भी इस स्त्रीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक बालक समुचित शिक्षा से वंचित रह ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च जातियों के बालक भी अपनी जातिगत मान्यताओं के अनुरूप ही शिक्षा ग्रहण करना पसंद करते हैं। वैश्य जाति के बालक वाणिज्य विषयक शिक्षा को अधिक पसंद करते हैं। क्षत्रिय जाति के बालक आगे चल के सैन्य विज्ञान आदि विषय पसंद करते हैं। जातिगत स्त्रीकरण जातिगत स्त्रीकरण बालकों को सुविधाएं भी भिन्न भिन्न रूप से प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से उच्च जातियों के बालक उन समस्त सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं जो उच्च वर्ग के बालकों को उपलब्ध होती हैं। इससे भिन्न तथा कथित निम्न जातियों के बालक उसी प्रकार आवश्यक सुविधाएं से वंचित होते हैं जिस प्रकार निम्न आर्थिक वर्ग के बालक, अतः उनकी शैक्षिक प्रगति भी सुचारू रूप से नहीं हो पाती। अगला आता है लिंग संबंधी स्त्रीकरण तथा शिक्षा। तो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में लिंग भेद के आधार पर भी सामाजिक स्त्रीकरण होता है। इस स्त्रीकरण के अनुसार बालकों की सामाजिक स्थिति बालिकाओं की स्थिति से भिन्न मानी जाती है, अतः बालकों को प्राप्त सुविधाएं भी बालिकाओं को प्राप्त सुविधाओं से भिन्न होती है। हमारे समाज में आज भी लड़कों की शिक्षा संस्थाएं लड़कियों की शिक्षा संस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। यही नहीं, शिक्षा का सामान्य पाठ्यक्रम भी लड़कों की रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुरूप ही है। इस भेदभावपूर्ण स्थिति में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के लिए शिक्षा ग्रहण करना अधिक सरल है और हम कह सकते हैं कि लिंग संबंधी स्त्रीकरण ने भी शिक्षा को प्रभावित किया है। तो उपयुक्त विवरण से हमें क्या पता चलता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का शिक्षा पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप कहा गया है कि निम्न वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग के छात्रों को कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और समान पाठ्यक्रम तथा समान शाला संबंधी अन्य सुविधाओं के उपलब्ध होने की स्थिति में भी उनको शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त होती है। तो इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।